हेलो स्टूडेंट्स, सुभाष हियर। इस लेक्चर में हम वान डे ग्राफ जनरेटर पढ़ने वाले हैं। नाम के ऊपर से ही पता चलता है जनरेटर का काम होता है पावर जनरेट करना, पोटेंशियल जनरेट करना या करंट जनरेट करना। इसको सबसे पहले वान डे ग्राफ नाम के साइंटिस्ट ने डिज़ाइन किया हुआ था, इसलिए इसको वान डे ग्राफ जनरेटर नाम दिया गया। अब वान डे ग्राफ जनरेटर का वर्किंग समझने से पहले एक टॉपिक समझना इम्पोर्टेंट है, वो देख लेते हैं पहले। तो जैसे कि हम आगे पढ़ चुके हैं, अगर कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, उस स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज हम रखते हैं तो वो चार्ज उस स्फीयर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर ये कंडक्टिंग मटेरियल जो कि पहले स्फीयर था, वो स्फीयर ना होते हुए हम कोई ऐसा मटेरियल ले कि जिसका थोड़ा सा पार्ट स्फीयर हो, थोड़ा सा पार्ट कोई शार्प एज हो, ऐसे कोई मटेरियल ले और उसके ऊपर अगर हम चार्ज रखें तो क्या यहाँ पर भी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा कि अलग अलग शेप के हिसाब से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। पहले ये समझ लेते हैं बेसिक। लेट सपोज कोई दो कंडक्टिंग स्फीयर है। एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, दूसरी स्फीयर की रेडियस है स्मॉल आर। दोनों को मैंने कंडक्टिंग वायर से कंडक्ट किया हुआ है। जैसे मैंने इन पूरे, अब ये पूरा सिस्टम हो गया, अब पूरे सिस्टम के ऊपर मैंने कैपिटल क्यू चार्ज रखा, तो उस क्यू चार्ज में से Q1 चार्ज इस स्फीयर के ऊपर आ गया और Q2 चार्ज इस स्फीयर के ऊपर आ गया। अब जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि जैसे ही हमने यहाँ पे इन दोनों को कंडक्टिंग वायर से कंडक्ट किया हुआ है तो दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। तो आफ्टर कंडक्टिंग बोथ द स्फीयर विथ कंडक्टिंग वायर, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V, मतलब दोनों स्फीयर का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा V जितना। फर्स्ट स्फीयर का पोटेंशियल हो जाएगा KQ1 अपॉन कैपिटल R और सेकेंड स्फीयर का पोटेंशियल हो जाएगा KQ2 अपॉन स्मॉल r, लेकिन दोनों इक्वल है इसलिए दोनों को मैंने V बोल दिया। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करवाया जाए तो K कैंसिल, Q2 है उसको Q1 के डिनोमिनेटर में आने दे, तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिलेगा Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों स्फीयर के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो वो कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं। फर्स्ट स्फीयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी σ1 इक्वल टू चार्ज ऑन स्फीयर Q1 डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। सेकेंड स्फीयर के लिए σ2 इक्वल टू Q2 डिवाइड बाय 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। दोनों का रेशियो लेते हैं तो हो जाएगा σ1 अपॉन σ2 इक्वल टू 4 पाई कैंसिल Q1 अपॉन कैपिटल R स्क्वायर डिवाइड बाई Q2 अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल r स्क्वायर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आएगा, उसको मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। इक्वेशन 1 जो कि हमें मिला है Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, उसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखते हैं। तो यहाँ पे हम कैपिटल R अपॉन स्मॉल r रखेंगे तो स्मॉल r कैंसिल, कैपिटल R कैंसिल। दैट मीन्स हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगा σ1 अपॉन σ2 इक्वल टू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। दोनों स्फीयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये दोनों स्फीयर के रेडियस है। अब इस पूरे इक्वेशन से मुझे अगर रिलेशन लिखना है सिग्मा एंड r के बीच का, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे सिग्मा मतलब कि सरफेस चार्ज डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, मतलब कि किसी भी शेप के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी उस शेप के रेडियस ऑफ कर्वेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होते हैं। मतलब जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी, मतलब कि वहाँ पे जो चार्जेस है उसके बीच का गैप ज़्यादा होगा, और जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पे चार्जेस पास पास होंगे। यहाँ पर मैंने एक ऐसा कंडक्टर लिया हुआ है कि जिसका थोड़ा सा पार्ट ऐसा है जो स्फेरिकल है, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है,
कुछ पार्ट जो कि स्फेरिकल ही है लेकिन उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, और कुछ पार्ट की जहाँ पे शार्प एज है। ऐसा कोई हमने कंडक्टर लिया हुआ है। इस कंडक्टर के ऊपर जैसे ही हम कोई चार्ज Q रखेंगे तो वो चार्ज इस कंडक्टर के ऊपर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। आप देख सकते हो कि ये जो स्फेरिकल एरिया है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा मतलब सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी कम, मतलब इस एरिया में चार्जेस दूर दूर होंगे। इसके कंपेयर में ये जो स्फीयर है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, मतलब इसके कंपेयर में यहाँ पे जो चार्ज है उसके बीच का डिस्टेंस है वो बहुत कम होगा, क्योंकि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। इन दोनों के कंपैरिजन अगर हम शार्प एज से करें तो शार्प एज की एज के ऊपर रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ही कम होगी, इसलिए वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। इसलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे छोटे से एरिया में बहुत सारे चार्जेस है। तो इस तरह से चार्ज हर बार यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, वो कंडक्टर के शेप के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। अब हम वन डे ग्राफ जनरेटर का वर्किंग समझते हैं। सबसे पहले तो वन डे ग्राफ जनरेटर का यूज़ क्या है वो समझ लेते हैं। वन डे ग्राफ जनरेटर का यूज़ होता है हायर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने के लिए। हायर पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कितना हायर, तो 10⁶ मतलब कि मिलियन वोल्ट जितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना है तो हम वन डे ग्राफ जनरेटर का यूज़ कर सकते हैं। अब इतना हायर पोटेंशियल की क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो अगर कोई चार्ज है उसको किसी बॉडी के अंदर पेनेट्रेट करवाना है तो उस चार्ज को एक्सीलरेट करवाना पड़ेगा। एक्सीलरेट कैसे होगा, उसको एक्सीलरेट करने के लिए उसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ता है। अब जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा एक्सीलरेशन होगा चार्ज का, और जितना ज़्यादा एक्सीलरेशन उतना वो किसी बॉडी के अंदर तक एंटर हो पाएगा। तो इसलिए हायर पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है। वन डे ग्राफ जनरेटर का पूरा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बड़ा स्फीयर है, उसके अंदर दो पुली रखी हुई है। इस दोनों पुली को कोई नॉन कंडक्टिंग बेल्ट के साथ कनेक्ट किया हुआ है। एक ब्रश यहाँ पे ऊपर लगाया हुआ है और एक यहाँ पे नीचे ब्रश लगाया हुआ है। नीचे जो ग्राउंड के पास ब्रश है उसको हमने कनेक्ट किया हुआ है पॉजिटिव चार्ज के सोर्स के साथ। देखते हैं वर्क कैसे करता है। हमें पहले तो करना क्या है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस एक्वायर करना है। अब पोटेंशियल डिफरेंस इस स्फेरिकल शेल के ऊपर कैसे जनरेट होगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसके ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेट होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल इसके ऊपर जनरेट होगा। अब इसके ऊपर चार्ज कैसे एक्यूमुलेट करें वो समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का सोर्स है, वो क्या करेगा, इस ब्रश के ऊपर कंटिन्यूसली पॉजिटिव चार्ज को स्प्रे करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखा हमने कि चार्ज शार्प एज के पास ज़्यादा एक्यूमुलेट होते हैं, मतलब कि ये ब्रशेस की जो एज है वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में चार्जेस जमा हुए होंगे। अब जैसे कंडक्टिंग बेल्ट यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, इस कंडक्टिंग बेल्ट के नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो इस ब्रश के ऊपर का जो चार्ज है वो पूरा न्यूट्रल हो जाएगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। वो पॉजिटिव चार्ज ये बेल्ट जैसे रोटेट करेगा वैसे आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ ऊपर तक आ जाएगा। जैसे वो इस पॉइंट पे आएगा फिर से सेम, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस ब्रश के पास नेगेटिव चार्ज जो होंगे इलेक्ट्रॉन उसको अट्रैक्ट करेंगे। अब जैसे ही सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे तो उसके दूसरे एंड पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होंगे। वो पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू
इस स्फेरिकल शेल के ऊपर आ जाएंगे। तो ऐसे कंटिन्यूसली यहाँ से पॉजिटिव चार्ज स्प्रे होता रहेगा और सेम तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस बड़े स्फीयर के ऊपर, इस स्फेरिकल शेल के ऊपर एक्यूमुलेट होता रहेगा। जितना ज़्यादा चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा उतना ज़्यादा इस स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल इंक्रीज होगा।